चाहते हैं? हम आते हैं वृश्चिक लगन पर। यदि अगर नीच का शनि रहा तो फिर आपने जैसे कहा कि तुला लग्न में शनि केंद्र का और त्रिकोण का स्वामी है। अगर केंद्र में हाँ, एक एक नंबर की राशि अगर में नीच कर रहा है हाँ सुनो, तो तब भी शुभ अगर फल देगा इंसान। बता रही हूँ मैम, देखिए अगर नीच का हाँ, हुआ तो फिर हम नवमांश में उसकी स्थिति को देखेंगे। अगर जी कोई दीदी। ग्रह अच्छा हमें लगन में नहीं दिख रहा, चाहे वो योगकारी है या वो अशुभ है अथवा शुभ है, तो फिर उसकी एक्चुअल स्थिति को हम नवमांश में देखेंगे। नवमांश हम नवमांश मतलब कहने का ये है कि उसके पूर्णतः शुभता के लिए देखते हैं कि कितना वो शुभ फल देगा। क्या स्थिति है, मानो लगन में तो बहुत अच्छे ग्रह बैठे, नवमांश पीड़ित है, नवमांश में जाके वो ग्रह पीड़ित हो गया, या लग्न में नीच का दिखा रहा है पर वहां पर जाकर उसका प्लेसमेंट अच्छा है, वो उच्च का है। नवमांश आपको वैसे अलग से पढ़ाएंगे, क्योंकि सारे ही विषय इतने इंपॉर्टेंट हैं कि वो हमें सारे ही पढ़ने हैं, उसके बिना हम फलित पर नहीं जा सकते। फिर जब हमारा ये इस महीने तो खैर यही सब पढ़ाऊंगी मैं, आज ये कंप्लीट करने की प्रयास करूंगी। फिर उसके बाद जो है ना, नहीं तो मैंने नोट्स डाल दिए हैं, आप पढ़िएगा, जहाँ समस्या हो पूछिएगा। और उसके बाद हम फिर आगे पुस्तकों पे ना, फलित वाली ही पुस्तकों पे चर्चा करेंगे, और नवमांश आपको अलग से पढ़ाएंगे, तो आपको फिर ग्रह किस प्रकार का फल देने वाला है यह देखना आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ रहे हैं वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन में आप देखिए, सूर्य दशमेश है तो सम है, लग्नेश का मित्र है, इसलिए शुभ फलदायी है। चंद्रमा मतलब जो मंगल है, सूर्य से मित्रता रखता है, इसलिए वो शुभ फलदायी हुआ। अब क्योंकि सूर्य और चंद्र के बारे में तो यही कहा गया ना कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि लग्नेश उसको क्या मानता है, तो दशमेश सम है किंतु लग्नेश का मित्र है, इसलिए शुभ फल प्रद है। चंद्रमा नवमेश है, त्रिकोण में जाके बैठी है उसकी राशि, तो शुभ फल प्रद है। मंगल स्वयं लग्नेश है और षष्ठेश है, तो मतलब लग्नेश होकर शुभ और षष्ठेश होकर अशुभ, और मूल त्रिकोण राशि छठे घर में गई है। तात्पर्य ये हुआ कि मिश्रित फलदायी, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का फल देगा। देखिए, भावाधिपति अलग चीज है और भाव में ग्रह का बैठना अलग चीज है। यहाँ हम सिर्फ भावाधिपति की स्थिति को देख रहे हैं लग्नेश के अनुसार। तो बुध, बुध क्या है, अष्टमेश है, आठवें घर का स्वामी है, तो लगन के लिए अशुभ फलदायी है। एवं एकादशेश है, तो वह भी लगन के लिए अशुभ फलदायी है। इस प्रकार से बुध इस लगन के लिए अशुभ फल देने वाला है, इसके लिए, वृश्चिक के लिए। और वैसे भी जो है ना, बुध और मंगल के उसमें तो जो है ना, जातक को बड़ा कष्ट होता है। मतलब बुध और मंगल का संयोग ना, कुछ एक्सीडेंटल, कुछ मतलब नेगेटिविटी, और कह सकते हैं ऊपरी इत्यादि दोष, या जैसे होता ना, आदमी सीधा चल रहा था, अचानक कहीं से पता नहीं कहाँ से बस आ गई और टक्कर मार के साफ। तो इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिलती हैं, अचानक से इंसान पे कुछ ना कुछ अटैक होता है। तो ऐसी बुध और मंगल का संयोग, जितनी भी आपने देखा हो रात को कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ मंगलवार के दिन, अब जैसे मानो किसी के कोई, अचानक से आपने कोई दुर्घटना के बारे में सुना, आपने पूछा कौन सा दिन था, आप समझ गए कि मंगल की दशा थी। ठीक है, कई बार होता है कि जैसे कि रक्त की कमी है तो मंगल का रोल है, एक्सीडेंट हो गया तो मंगल का रोल है, कोई किसी के सिर पे चोट लगी है तो राहु मंगल कहीं, राहु का तो योग है ही, मानो कोई ऊपर से गिर गया। ठीक है, केतु की जब दशा चलती है, आपको ऐसी घटनाएं सुनने को मिलेंगी कि नौचंदी मेला लग रहा था जी, ऊपर से कोई लड़की गिर गई, मतलब वहां मेले में कुछ गिर गई, झूले से गिर गई इत्यादि। तो केतु और राहु का काम तो यही है। केतु ऐसे जलान, जो बर्निंग वाली प्रॉब्लम्स होती है ना, वो केतु का काम है। अब उसकी दशा, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा जैसी जिसकी प्लेसमेंट होती है, क्योंकि जो हमारे त्रिक भाव हैं ये तो कष्ट देने के लिए ही बने हैं। अगर उसमें प्लेसमेंट है, जैसे अच्छे ग्रह की प्लेसमेंट है, जैसे मंगल और शनि बैठ गए अच्छी मजबूत स्थिति में, कहाँ, छठे घर में, तो शत्रुहंता योग बना दिया। लग्नेश मजबूत है तो शत्रुओं पर और भी प्रभावी रहेगा जातक। फिर उसके बाद जैसे हम अष्टम की स्थिति देखते हैं, अष्टम की दशा में कम लोग राइज करते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण केतु का दिया कि गुरु की दशा में जन्म हुआ है, केतु का प्लेसमेंट अष्टम या नवम में है, खासकर नवम में तो और भी अच्छा, क्योंकि धर्म भाव है। और अगर
कि अगर वो गुरु के नक्षत्र पे, गुरु की राशि पे बैठा है तो केतु शुभता देके जाएगा। अब उस दिन मैंने केतु के बारे में एक बात भी कही थी कि भाई देखो, जहाँ डिपेंड करता है बहुत कुछ कर्म पर। अगर हमारे कर्म बिगड़े हुए हैं, अब जैसे कि मैंने कहा था दशम भाव में गुरु हो या शुक्र हो, तो व्यक्ति धर्म शास्त्रों की निंदा ना करे, गुरुजनों का आदर करे, गुरु से संबंधित मतलब गुरु समान व्यक्ति को आदर करे, तो वो दशम का गुरु और शुक्र उसको प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन अगर वह शत्रु राशि पर बैठ गया और यानी व्यक्ति धर्म शास्त्रों की निंदा कर रहा है, सनातनी होकर के वो सनातन की उसकी बात कर रहा है, विषय की, तो क्या होगा, वो गुरु उसको दुष्प्रभाव देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ग्रहों की स्थिति को समझते हैं। लेकिन वो जितना हम पढ़ेंगे, जितनी हमारी स्टडी होगी, जितना हमारा प्रयोग होगा, उतना हमें अनुभव से हम सीखेंगे। तो हम आते हैं ईशक लगन को हमने समझा। सूर्य इसके लिए शुभ फलप्रद, चंद्रमा भी शुभ फलप्रद, क्योंकि दोनों की लग्न से मित्रता है, लग्न मित्रता रखता है। मंगल षष्ठेश है तो मिश्रित फलदायी हो गया, हालांकि लग्नेश है किंतु षष्ठेश भी है तो मिश्रित फलदायी है। बुध को हमने देखा अष्टमेश है और एकादशेश भी, तो अति अशुभ है, यानी ये मार्केश का काम करेगा। अगर वैसे तो मार्केश गुरु है, यहाँ पर शुक्र है, किंतु इसमें रोल इसका भी होगा, बुध का भी, और डिपेंड करता है लग्नेश की क्या स्थिति है। अगर लग्नेश कमजोर होकर बैठ गया तो बुध इसको छोड़ने वाला नहीं। आगे चलो, बृहस्पति को द्वितीय सम है, पंचमेश शुभ है, यानी दूसरे घर का स्वामी है देवगुरु बृहस्पति, और पंचमेश भी है तो शुभ है। क्यों? क्योंकि इसकी एक राशि त्रिकोण में आ गई, यानी बृहस्पति मार्केश का काम नहीं करेगा। शुक्र और बुध में कहीं इसको कष्ट होने वाला है, क्योंकि मंगल भी छठे घर में है, तो लग्नेश यहाँ थोड़ा सा कमजोर हो गया और मंगल का प्लेसमेंट भी रहा, तो शनि, मंगल, बुध, इस तरह की स्थितियां इसको, इस लगन के जातक को कष्टदायी होंगी। बृहस्पति को हमने देखा द्वितीयेश है, पंचमेश है, शुभ प्रभाव लिए हुए है। शुक्र को हमने देखा सप्तमेश है, सम है, द्वादशेश है, सम है, तो सप्तम का द्वादश से संबंध है, इसलिए अशुभ प्रभाव, यानी दोनों ही सम हो गए। सप्तमेश, क्योंकि मार्केश मैंने कहा ना कि मार्केश का काम गुरु तो करेगा नहीं, क्योंकि इसकी एक राशि कहाँ आ गई, त्रिकोण में आ गई, तो मार्केश का प्रभाव युक्त लिए हुए कौन हो गया, शुक्र हो गया। और आप यहाँ देख रहे हो द्वादश में भी कि में भी एक राशि है, तो शुक्र में, बुध में कहीं, या लग्नेश के कमजोर होने पर इसको कष्ट होगा, क्योंकि लग्नेश छठे में भी है। आगे चलो जी, अब दीदी बाकी एक ग्रहों का। क्वेश्चन पूछूं? हाँ जी आपने पूछो। वृश्चिक लग्न में आपने ये कौन सा बाधक बताए थे, नौवा घर बाधक, अजी मतलब हमने इस तो स्थिर लग्न में, तो चर, चंद्र तो फिर बाधक, चंद्र बाधक हो गया ना इसमें? बाद की इसकी चर्चा करी थी, कौन सा लगन है ये, चर लगन है ना, स्थिर लगन है ना? चर अचर द्विस्वभाव। हाँ, तो स्थिर लगन में तो नवा घर बांधक हो गया, 11वां घर, नवा घर बांधक हो गया, हाँ। हाँ, फिर चंद्र भी बाधक हो गया ना मतलब? हाँ जी, तो बाधकेश, बाधकेश, हाँ बाधेश मतलब बाधा उत्पन्न करेगा, पर मारकेश का हम्म, काम नहीं करेगा। अच्छा। बाधकेश अलग है, मारकेश अलग है। ठीक हम्म, है। अगर हाँ अगर बात, मंगल छठे घर में आके बैठ गया तो? हाँ मंगल छठे घर में आके बैठ गया तो शत्रुहंता योग तो बनाएगा, लेकिन वह स्वयं लग्नेश भी है। जब कुछ हम्म, ऐसी शत्रुहंता योग से मतलब शत्रु को मारते हुए मरने वाली स्थिति भी बन सकती है, क्योंकि लग्नेश आकर यहाँ बैठ गया छठे में। हम्म, आप समझते हैं जैसे युद्ध स्थल पे लोग मरते मारते हुए मरते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण दिया कि भाई वो कौन था जो चक्रव्यूह में मारा गया, बड़ा अभिमन्यु। प्रताप। हाँ, तो बड़ा प्रतापी था किंतु मारा गया, मतलब लड़ते लड़ते मारा गया। तो यहाँ पर वो इस तरह की स्थिति भी बनती है। और वो लग्नेश अगर छठे में गया है तो वो मार्केश का काम करेगा, हालांकि शत्रु पर हावी तो रहेगा, किंतु लग्नेश तो कमजोर हो गया ना, लड़ते लड़ते मरा। अच्छा, लड़ते हुए तो हम्म, लड़ने का वो व्यक्ति की मृत्यु लड़ते हुए होगी, ये हमें तीसरे भाव से पता चलता है, क्योंकि तीसरा भाव लड़ाई का है, पराक्रम का है। छठ
छठा घर शत्रु का तो है, पर शत्रु से लड़ने की आप कितनी ताकत रखते हैं, ये तीसरे से भी पता चलता है। क्योंकि जब रक्ति समाप्त हो गया तो कहाँ से लड़ेगा वो, उसके पास ये भी तो देखना पड़ेगा, उसके पास शक्ति कितनी है, ऊर्जा कितनी है, बलाबल कितना है। अब मंगल और शनि से तो हम ये देख लेते हैं, भाई मंगल है छठे घर में तो मामा से मजबूत है, ठीक है, तो मामा मजबूत है, शक्तिशाली है। इस तरह की स्थिति को हम देख लेते हैं। अब ये फली चर्चा का अलग विषय हो गया, वो तो हमें हर कुंडली पे अलग प्रकार से देखना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ। तो देखो, हर किसी का जीवन अलग अलग है, हर किसी के जीवन को समझने के लिए हमें कुंडलियों का विशद अध्ययन करना पड़ता है। आजकल तो ऐसा चल रहा है कि जैसे कुछ लोग, जैसे किसी आपने प्रश्न किया था कि कैंसर कैसे हुआ, तो कर्क कर्क रोग अर्थात कैंसर, और आपको जो वो कुंडली दिखाई गई थी उसमें चंद्रमा प्रबल मार्केश था, यानी मार्केश मृत्यु का जो कारण बना वो बना चंद्रमा ही। क्योंकि कर्क रोग का मतलब, कर्क से मतलब चंद्र कर्क राशि चंद्रमा की, ठीक है, तो मार्केश का काम, कर्क का संबंध चंद्रमा से हो गया, मार्केश का काम चंद्रमा नहीं करा, क्योंकि मन पीड़ित हो गया, मन में ऐसे भाव आ गए कि अब कुछ भी हो सकता है, पहला काम तो मनोबल गिरा। और भाई जब देखो बीमारी जब आती है ना, मतलब शरीर पे ऐसा इफेक्ट जमा लेती है कि व्यक्ति चारों तरफ से ना मानसिक त्रास से घिर जाता है, खासकर जब वो मानसिक रूप से तैयार ना हो, मतलब ठीक है, कुछ व्यक्ति होते हैं ना, चलो जो होगा देखी जाएगी, लेकिन कुछ लोग, क्योंकि कष्ट तो कोई नहीं सहन करना चाहता, जो भी स्थिति हो, तो वहां जहां मनोबल मनोबल गिरा तो समझ लो मृत्यु तय ही है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि अपने मन को मजबूत बनाओ, अपने आप को व्यस्त रखो, अपने आप को ऐसी चीजों में एंगेज रखो कि इस तरह के विचार ही ना आए। दूसरी बात, ये भी जानो कि संसार नाशवान है, तो अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए थोड़ा समय दो। क्योंकि आप कितना भी अर्न कर लें, कितने भी मकान बना लें, कितनी भी चीजें जोड़ लें, एक दिन तो सब त्यागना ही है, छोड़ना ही है। तो मानसिक रूप से खुद को उस आध्यात्मिक, किसी दिन इस पे भी मैं कक्षा रखूंगी, एक्चुअली मैं खुद इतनी बिजी रहती हूँ, पर अगले वर्ष मैं भी थोड़ा निर्णय लेने वाली हूँ कि या तो मैं ज्योतिष में ही चली जाऊं, या फिर मतलब कुछ व्यवस्थित ऐसा करूंगी कि फिर मैं उसको पूर्ण रूप से साधूं, क्योंकि मैं इसमें भी हूँ और अपना बहुत सारे वर्क भी करती हूँ। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरा जो मतलब क्योंकि मैं, आपने देखा मैंने अपनी संस्था का नाम रखा आध्यात्मिक सेवा केंद्र। अध्यात्म का मतलब है आत्मा के निकट। जब तक व्यक्ति स्वयं की आत्मा के निकट नहीं पहुंचा वो परमात्मा से नहीं जुड़ सकता। और जब आप परमात्मा से जुड़ गए तो क्या जीवन और क्या मृत्यु और क्या भय, आप निर्भय होकर जीते हैं, और निर्भय होकर मतलब फिर वो मृत्यु एक क्रिया मात्र रह जाती है। व्यक्ति सहज ही शरीर को छोड़ता है, और अगर वह नहीं भी छोड़ पा रहा तो वह उसको दृष्टा होकर देखता है, जीवन और मृत्यु के खेल को देखता है वो, उसके लिए वो एक सहज मार्ग। आपने देखा मतलब, ये एक विशद अध्ययन है और इसके बारे में हम कभी फिर कभी कक्षा रख लेंगे। अभी हम अपने इस पर मुख्य विषय पर चर्चा कर लेते हैं। तो हमने बृहस्पति को देखा पंचमेश होकर शुभ है, शुक्र को हमने कहा सप्तमेश है और द्वादशेश है तो सम है, सप्तम और द्वादश से संबंध है इसलिए अशुभ प्रभाव है। और मैंने अभी आपको बताया ये मार्केश भी हो गया यहाँ पर, सप्तम है क्योंकि, और सम अशुभ होते हैं, यानी न्यूट्रल और न्यूट्रल, अर्थात जिसके साथ बैठेगा वैसा फल देगा। यानी अब शुक्र की स्थिति, क्योंकि द्वादशेश भी है और सप्तमेश भी है, न्यूट्रल न्यूट्रल, यानी अशुभ ही रहेगा लगभग। क्योंकि या फिर डिपेंड करता है इसके प्लेसमेंट पर, ये कहाँ बैठा हो, वो फली चर्चा का विषय है। फिलहाल जो क्योंकि यहाँ ग्रह तो बैठे नहीं है, तो उस हिसाब से ये अशुभ है, क्योंकि दोनों न्यूट्रल न्यूट्रल अर्थात अशुभ। एक भी शुभ होता तो सही था। शनि को देख लीजिए, शनि क्या है, तृतीयेश है इसलिए अशुभ है। और मंगल की तो वैसे ही मंगल शनि को शत्रु मानता है। एवं चतुर्थेश है, सम है इसलिए अशुभ है। यानी तृतीयेश होकर अशुभ है और सम होकर अशुभ है, और लग्नेश भी उसको शत्रु मानता है, तो इस प्रकार से है अशुभ फलदायी है। यहाँ तक क्लियर, हम धनु लग्न पर चलें। जी, यस और नो? अरे मित्रों कुछ तो बोलो। जी दीदी। जी, क्या हम अटेंडेंस मार्क कर लें? आप यदि कैमरा ऑन कर लें तो राखी जी एंड चंद्रशेखर जी आपको कल समय देंगे, और कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज।
और भारती जी, जो आपने पूछा था ना उसके बारे में, विवाह के बारे में पूछा था, क्या पूछा था? हाँ, मांगलिक कार्य के बारे में। तो 20 तारीख में शुक्र नेवती में है, किसी भी मांगलिक कार्य के लिए शुक्र की स्थिति को देखते हैं। तो वैसे 20 और 22 भी बन रहा था, लेकिन 20 ज्यादा उपयुक्त है क्योंकि रेवती नक्षत्र शुभ है। अगर आपको किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य करना है, खासकर विवाह से संबंधित, तो वह उपयुक्त रहेगा, तो आप 20 में ही करें। बाकी आप अब मत किसी का मत ले सकती हैं, जिसका आपको लगे, या आप पंचांग में भी देख सकती हैं। क्या आपको मेरा मैसेज मिल गया, भारती जी? मैं बाहर गई थी तो मैसेज मैंने पढ़ा नहीं, मैसेज देखा नहीं। अब जो मैंने मैसेज दिया उसकी बात कर रही हूँ। हाँ, मैं क्या देख कहा लूंगी। मैंने? जी, मैंने अब कहा मैंने 20 तारीख। 20 तारीख को समय। मैम, सुबह को 6 बजे के बाद से शाम के सूर्यास्त तक। अच्छा, ठीक है। थैंक यू तो दीदी। क्या रेवती में शुक्र है, और हम किसी भी मांगलिक कार्य के लिए शुक्र की स्थिति को देखते हैं। अगर अच्छा। शुक्र की स्थिति ठीक है तो आप कर सकते हैं। चलिए हम आगे रेवती बढ़ते हैं। नक्षत्र, रेवती नक्षत्र अच्छा होता है उसके मांगलिक कार्य के लिए। हाँ ठीक है, शुक्र की स्थिति ठीक है, तो आप कर सकते हैं। ठीक है दीदी। जी, आगे चलते हैं। तो हम अपनी कक्षा के क्रम को आगे बढ़ाते हैं, हमने स्क्रीन शेयर किया हुआ है। और अब आ गए हैं हम वृश्चिक लगन पर। जी, वृश्चिक तो हमारा हो गया था। धनु लगन, ये देवगुरु का लगन है। किसी ने मैसेज किया है क्या? अच्छा, धन्यवाद अटेंडेंस लेने के लिए जी। आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया? जी, स्क्रीन शेयर हुआ है, धनु लगन की चर्चा कर लेते हैं। वॉइस आ रही है जी? यस मैम, आ रही है आवाज ना। चलो जी। धनु लगन, धनु लगन गुरु का लगन है, तो हम इसमें देखते हैं सूर्य नवमेष है तो शुभ है, क्योंकि त्रिकोणेश सदैव शुभ रहते हैं। चंद्रमा को देखते हैं, चंद्रमा क्या है, अष्टमेश के दोष से रहित है। देखिए, अष्टम में चंद्रमा बैठ जाए तो दोष लगेगा, लेकिन यहाँ तो राशि है, ग्रह की तो स्थिति है ही नहीं, तो अष्टमेश के दोष से रहित है, इसलिए निश्चित फलप्रद है। यानी चंद्रमा का, तो किसी भी चंद्रमा और सूर्य का इस बात पर डिपेंड करता है। वैसे तो लग्नेश गुरु जो है, चंद्रमा को तो शत्रु नहीं मानता। यहाँ देख लेते हैं हम शत्रु मैत्री चक्र। देख लीजिए, गुरु चंद्रमा को शत्रु नहीं मान रहा, और अष्टमेश के दोष से भी रहित है चंद्रमा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा वहां बैठा तो है नहीं, बैठा होता तो दोष लगता। तो राशि है, अब क्योंकि चंद्रमा की एक ही राशि है और वो अष्टमेश के दोष से रहित है, तो इस प्रकार से वो ठीक है। ऊपर से गुरु ने भी उसको शत्रु नहीं माना, जो कि स्वयं लग्नेश है। तो इसकी स्थिति क्या रही, मिश्रित फलदायी है, अर्थात चंद्रमा जिसके साथ बैठेगा वैसा ही फल देगा, यानी शुभ और अशुभ दोनों फल दे सकता है। आगे बढ़ो जी। ऊपर देखिएगा, मंगल। मंगल क्या है, पंचमेश है इसलिए शुभ है। आप यहाँ देख सकते हैं, पंचमेश है यानी एक राशि इसकी पंचम में आ गई, तो यह शुभ है। और द्वादशेश भी है तो सम है, इसलिए शुभ प्रभाव युक्त है। क्यों? क्योंकि जो एक त्रिकोण में आ गई तो शुभ प्रभाव लिए हुए है, तो मंगल इसके लिए, गुरु के लगन के लिए मंगल शुभ है। बुध को देख लीजिए, बुध की स्थिति क्या है, सप्तमेश है तो सम है, दशमेश है तो सम है। सम का तात्पर्य जिसके साथ बैठेगा वैसा ही प्रभाव लिए हुए होगा, यानी बुध को हमने न्यूट्रल में रख लिया। फिर हम बृहस्पति को देखते हैं, देवगुरु बृहस्पति इस लगन के लिए शुभ है, क्योंकि वह लग्नेश स्वयं है और चतुर्थेश है। तो इस प्रकार से लग्नेश है तो त्रिकोण में आ गया 1 5 9 में, तो यानी
गुरु शुभ फलदायी होगा। और एक राशि सम हो गई, तो क्योंकि एक शुभ है तो इसलिए शुभ ही रहेगा। फिर हम शुक्र को देख लेते हैं। शुक्र षष्ठेश है अर्थात अशुभ है, और एकादशेष भी है, इसलिए अति अशुभ प्रभाव लिए हुए है। यानी छठे में भी आ गया, 11वें में भी आ गया, तो यह अशुभ फलप्रद है। अच्छा, आप गुरु शुक्र की मैत्री चक्र को भी देख लीजिए, क्योंकि हम हैंड टू हैंड टॉपिक्स को क्लियर करेंगे ना, तो ये पॉइंट्स हमको रट जाएंगे, हम फिर गड़बड़ नहीं करेंगे। हमने देवगुरु बृहस्पति को देखा, शुक्र को शत्रु मानता है। चर्चा हो रही है वैसे भी धनु लगन की, तो यानी शुक्र यहाँ पर क्या है, अशुभ है, क्योंकि षष्ठेश भी है और एकादशेश भी है, और लग्नेश से भी उसकी शत्रुता है। पश्चात देख लेते हैं, शुक्र हो गया अशुभ है। शनि द्वितीयेश है, सम है, और तृतीयेश है, अशुभ है। तो यानी अगर एक भी अशुभ है तो लगभग अशुभ है। न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब कि जिसके साथ बैठेगा वैसा फल देगा। तो शुक्र इसके लिए अति अति अशुभ हो गया। शनि द्वितीयेश और तृतीयेश होकर के, द्वितीयेश सम और तृतीयेश होकर अशुभ होकर अशुभ प्रभाव देगा। तो हम आगे बढ़ते हैं जी। वैसे भी धनु लगन की और सिंह लगन की कुंडली उठा के देख लेना। शनि का अगर प्लेसमेंट बहुत बुरा है तो अच्छा फल नहीं देता, जहाँ तक नेगेटिविटी से गिरेगा उसके मतलब उसके गुणों को का ह्रास करता है, उसे गुणहीन बना देता है। आगे चलते हैं मकर लगन। अब मकर क्या है, शनि का लगन है, 10 नंबर राशि है। दीदी सिंह आप यहाँ ऐसा बोलो कि धनु राशि के लिए जो शनि है वो हमेशा गलत प्रभाव देता है, ऐसा नेगेटिविटी देता है। नहीं नहीं, तो इसकी आप नेगेटिविटी तो नहीं देता। देखिए यहाँ पर तो लग्नेश के आधार पर भावों के अंदर जो भावाधिपति हैं, मतलब उसके जो राशि के स्वामी हैं, वो कितना शुभ और अशुभ देंगे ये बताया गया है। तो जैसे कि हमने मकर लगन में देखा, द्वितीयेश और तृतीयेश है त्रिशदाय शुभ होते हैं, तो अशुभ फल देगा। अगर वह किसी भी भाव में बैठेगा, अब डिपेंड करता है, मानो उच्च का होकर बैठ गया तो उस भाव से संबंधित उच्चता वाला फल तो देगा, बली हो गया। लेकिन उसे अशुभ फल तो प्राप्त होना तय है, क्योंकि उसकी एक राशि त्रिशदाय में आ गई। पूर्ण शुभता तो जब रहेगी, मतलब पूर्ण शुभता तो हो ही नहीं सकती। हाँ ये है कि वो कहीं शुभ स्थिति में बैठ गया, शुभ दृष्टि चली गई, शुभ भाव में जाके बैठ गया, तो थोड़ी बहुत शुभता रहेगी रहेगी, लेकिन पूर्णतः शुभ नहीं कहलाएगा। और किसी भी लगन में लग्नेश लगन जैसे कि खासकर जैसे कि सूर्य के लगन में बैठ गया, ठीक है, या मतलब किसी भी लगन में, एक शुक्र के लगन को छोड़ के अगर लगन में शनि बैठा है तो बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा व्यक्ति को नेगेटिविटी। कि शनि अगर शुभ नहीं है तो व्यक्ति पर अजीब सा प्रभाव डालेगा। आपने देखा होगा जो कई लोग 7.5 से गुजरते हैं, नाखून नहीं काटेंगे, बाल नहीं काटेंगे, कई बार नहाते भी नहीं है, कई बार मन करेगा लेटे रहें, कई बार ऐसी स्थिति बनेगी कि वो उठे ही ना, मतलब जाना नहीं है आज काम पर। ठीक है, अच्छा, जब शनि की दशा से गुजरेगा और शनि का जो प्लेसमेंट है उसकी कुंडली में अच्छा नहीं है, तो व्यक्ति आपको परम आलसी, परम मलिन कपड़े धारण किए हुए दिखाई देगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। मकर लगन अष्टमेश के दोष से रहित है जी। कौन? सूर्य, क्योंकि उसकी राशि पड़ी है, ग्रह तो बैठा नहीं, तो इसलिए मिश्रित प्रभाव युक्त है। अर्थात जहां बैठेगा जिसके साथ होगा शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल देगा। फिर आगे चलते हैं। हालांकि न्यूट्रल नहीं है, पर अष्टमेश के दोष से इसलिए रहित है क्योंकि राशि बैठी है। लेकिन अगर यहाँ राशि ग्रह बैठ जाता तो अष्टमेश का भी दोष लग जाता, यानी अष्टम का प्रभाव देता सूर्य। अब जैसे उसमें आप देख रहे थे ना, उस दिन मैंने एक उसकी कर वो जो कैंसर पीड़ित जो थी, उनकी जो कुंडली मैंने प्रेषित की थी, शेयर की थी, और उस पर हमने चर्चा रखी थी। तो उसमें एक मार्केश का काम सूर्य भी कर रहा था, क्योंकि वो अष्टमेश होकर के सप्तम में बैठा था।
अष्टमेश क्या है? अष्टमेश वैवाहिक मांगल्य का भाव है। मतलब हम अपने पति की आयु से देखते हैं, या हम वैवाहिक जीवन का कितना सुख भोगेंगे, बच्चों का कितना सुख भोगेंगे, वो हम अष्टमेश से देखते हैं। अष्टमेश बच्चों का सुख है, अष्टमेश मांगल्य सुख है, मतलब उसका जीवन, पति का जीवन है। अब यहाँ पर आपने देखा अष्टमेश होकर के वो सप्तम में बैठा है, कुछ ऐसा था, जन सप्तमेश होकर कुछ ऐसा था। तो तात्पर्य ये है कि सूर्य का रोल भी था मार्क मार्क प्रभाव देने में। अब सूर्य वहां क्या करेगा भाई, उसको तो कैंसर रोग है, मेडिसिन जो वो खाएगी उससे गर्मियां पैदा होगी। सूर्य का काम है जलाना, ठीक है। सूर्य है, मंगल है, केतु है, ये जलाने का काम भी करते हैं। एक होता है वैसे बर्न करना, वो केतु का काम है जो बाहरी रूप से बर्न करता है। आंतरिक रूप से मंगल और सूर्य बर्न करते हैं। सूर्य क्या है, स्वयं अग्नि का प्रतीक है। मंगल क्या है, वो भी अग्नि का प्रतीक, अग्नि तत्व प्रधान है। तो ऐसे में मेडिसिन खा के गर्मी पैदा होना, टाइफाइड होना, या कुछ इस तरह की स्थिति क्रिएट होना कि अंदर, क्योंकि दवाइयां भी तो अंदर जा करके एक वो थोड़ी करती हैं व्यक्ति को, उसका उसका भी दुष्प्रभाव, क्योंकि अंग्रेजी दवाइयों का दुष्प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के जीवन पर। आप देखिए, छोटी सी आप सर्जरी कराने चले जाओ, वो ऐसी दवाइयां लिख देंगे कि पेन ना हो, और वो पेट को, लीवर को, किडनी को, सबको प्रभावित करेंगी। अब आदमी वैसे दर्द से कराएगा और उधर वो मेडिसिन भी खाएगा, तो उसके पेट भी प्रभावित होगा। तो बहुत तरीके के कष्ट हो जाते हैं, जब एक बीमारी पकड़ ले तो बहुत तरीके की बीमारी पकड़ लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। हमने कहाँ पर हो गया था हमारा, सूर्य अष्टमेश के दोष से रहित है, इसलिए मिश्रित प्रभाव वाला है। चंद्रमा को देख लेते हैं। चंद्रमा सप्तमेश है, सम है, जिसके साथ बैठेगा वैसा ही प्रभाव करेगा। और बाकी आप ये देख सकते हो, आपको बताया ही गया था कि अब शनि चंद्रमा को क्या मानता है, ये हमें देख लेना चाहिए। हालांकि यहाँ नहीं लिखा है, बट हमको देखना चाहिए, तभी हम सटीक और पूर्ण निर्णय ले पाएंगे। अब आप यहाँ देखिए, चंद्रमा तो बेचारा किसी को शत्रु मानता नहीं, पर हमें तो लग्नेश को देखना है, मकर लगन की कुंडली है, तो शनि ने चंद्रमा को शत्रु माना है, और सप्तमेश क्या है, चंद्रमा है। तो वैसे तो ये कहा गया है कि सूर्य और चंद्र, अब अष्टमेश के दोष से तो रहित है सूर्य, और चंद्रमा जो है, चंद्रमा के लिए कहा गया है क्योंकि वह सम है और सप्तम भी है, तो वो इस बात पर निर्भर करता है कि लग्नेश उसको क्या मानता है। अब लग्नेश ने तो इसको शत्रु माना है, किंतु कहने का मतलब है कि जिसके साथ बैठेगा वैसा फल देगा, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि बहुत शुभ फल देने वाला है। पर केंद्र में है राशि, आप शुभ स्थिति में हो मानो, यहीं बैठ जाए तो अच्छा फल देगा, क्योंकि लगन पे दृष्टि जाएगी, तो शुभ ग्रह की दृष्टि जहां जाती है वहां शुभता बढ़ जाती है, और अशुभ और पाप ग्रह की दृष्टि जहां जाती है वहां अशुभता और पाप बढ़ जाता है। ठीक है, वो लग्नेश चर्चा का विषय है, लेकिन फिलहाल लग्नेश के लिए चंद्रमा क्या है, लग्नेश ने इसको क्या माना, शत्रु माना। शनि ने चंद्रमा को शत्रु माना। मकर लगन को कंप्लीट कर लेते हैं। मंगल है चतुर्थेश और एकादशेश तो अशुभ है। क्यों? क्योंकि एकादशेश सदैव शुभ होते हैं, और फिर लग्नेश भी उसको शत्रु मानता है। बुध क्या है, षष्ठेश है, अशुभ है। नवमेश है, शुभ है, और मूल त्रिकोण राशि नवम भाव में है, इसलिए मिश्रित और शुभ फलदायक है। अशुभ थोड़ा सा इसलिए हो गया कि छठे छठे में राशि बैठ गई, और लेकिन त्रिकोण में भी एक राशि है, इसलिए यह है शुभ फलदायक, मिश्रित शुभ फलदायक, यानी शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के प्रभाव देने वाला है। देवगुरु को देख लेते हैं। देवगुरु तृतीयेश है, अशुभ है। तिष्ठाय सदैव अशुभ होते हैं, और द्वादशेश है, सम है। अब क्योंकि तृतीयेश हो गया और एक सम हो गया, तो यह अशुभ प्रभाव देगा। पता, जो आधुनिक विद्वान है या कुछ जो अंग्रेजी के शिक्षक होते हैं, अंग्रेजी का अधिक प्रयोग करते हैं, तो वो इस तरह से बोलेंगे कि तृतीयेश यानी अशुभ यानी माइनस, फिर द्वादशेश तो सम न्यूट्रल, फिर पंचमे, अब शुक्र को ले लेते हैं, शुक्र पंचमेश शुभ प्लस पॉइंट लगा दिया, दशमेश सम न्यूट्रल का लगा दिया,
अति शुभ प्रभाव, तो प्लस प्लस कुछ का इस तरह से वो बोलते रहते हैं। ठीक है, लेकिन हमको तो हिंदी में ही पढ़ाना है, इसलिए हम वही वो भाषा प्रयोग कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति तृतीयेश है तो अशुभ है, और द्वादशेश है तो सम है। तो वो अशुभ को माइनस और शुभ को प्लस लगाते हैं, और फिर इस तरह से कितने प्लस कितने माइनस करके, तब वो इस तरह से उनका मेथड अलग होता है। तो हमने यहाँ देखा बृहस्पति तृतीयेश है, अशुभ है, और द्वादशेश है, सम है, इसलिए शुभ प्रभाव वाला है। देखो जी, ये 9:40 हो गए हैं, और हमारी कक्षा कितने बजे तक की है? 9:40 तक की है। अब यहाँ देखो 1 2 3 4, ये चारों आप पढ़िएगा, कोई दुविधा हो तो पूछ लीजिएगा।